एक छोटा सा गांव था, नाम था हरिपुर। वहीं एक गरीब दंपति रहता था, रमेश और सुनीता। रमेश रोजी रोटी के लिए छोले भटूरे का ठेला चलाते थे। उनके छोले भटूरे का स्वाद लाजवाब था। मसालेदार चटपटे छोले, ऊपर से हरी धनिया और मिर्च की खुशबू और फूले फूले गरम भटूरे। फिर भी पता नहीं क्यों अब उनके ठेले पर कोई आता ही नहीं था। उसी गांव में धीरू नाम का एक आदमी भी छोले भटूरे बेचता था। उसके ठेले पर रोज इतनी भीड़ की पैर रखने की जगह नहीं मिलती थी। एक दिन दो ग्राहक वहीं खड़े बात कर रहे थे। यार, सच कहूं तो रमेश के छोले भटूरे में जो चटपटा स्वाद था वो किसी और में नहीं है। उसकी छोले की मसालेदारी और वो गर्मा गर्म भटूरे, बस मजा ही कुछ और था। हाँ भाई, और रमेश का तो अंदाज भी अलग था। वो जो अपनापन से खिलाता था, वो भी एक वजह थी कि लोग उसके ठेले पर आते थे। अब लगता है कि सब भूल ही गए हैं। हाँ भाई, और रमेश का तो अंदाज भी अलग था। वो जो अपनापन से खिलाता था, वो भी एक वजह थी कि लोग उसके ठेले पर आते थे। अब लगता है कि सब भूल ही गए हैं। रमेश वहीं खड़ा रहा, उन दोनों ग्राहकों की बातें सुन रहा था तो उसके मन में कई बातें चलने लगी। वह सोचने लगा, पहले तो मेरे ठेले पर भी ऐसे ही भीड़ जुटती थी। लोग मेरे छोले भटूरे का नाम लेकर दूर दूर से आते थे। पता नहीं ये धीरू ने ऐसा क्या कर दिया कि सब उसी की तरफ खींचे चले जा रहे हैं। कहीं वाकई कोई जादू तो नहीं कर रखा इसने। जैसे ही शाम का अंधेरा गहराया, धीरू ने इत्मीनान से अपना ठेला समेटा। सारे छोले भटूरे आज बिक चुके थे और अब वह ठेला खींचते हुए चुपचाप अपने घर की ओर चल पड़ा। घर पहुंचते ही उसने एक गहरी सांस ली। जी, आज पूर्णिमा की रात है और आपको तो याद है ना? अरे हाँ, याद है महारानी। तैयारी तो पूरी हो गई। जी, इस बार 23 किलो मटन बना कर रखा है। पर सच बताइए, हर बार 23 किलो ही क्यों? 10 या 20 से क्या नहीं चलता? अरे यही तो हमारा गुप्त समझौता है। जिस दिन उसे जगाया था उसी दिन का नंबर पसंद है उसे। हर पूर्णिमा को वही चाहिए, वरना नाराज हो जाएगा। आपने उसे जगाया ही क्यों? पगली, उसी की वजह से तो हमारी दुकान चलती है, वरना हम भी रमेश की तरह बैठे रहते। उसे जगाने की हिम्मत इस गांव में किसी के बस की नहीं थी, लेकिन मैंने जगा दिया और अब वो हमारी दुकान चलाता है। अगर वो नाराज हो गया ना, तो दुकान क्या, हमें भी कोई नहीं बचा पाएगा। बाहर हवा की चीखती आवाज से माहौल कांप उठा। मैं जा रहा हूं उसे मटन खिलाने। अगर देर हो जाएगी, उसकी भूख बढ़ रही है। तुम बस दरवाजा बंद करके सो जाना। सुबह की सुनहरी किरणें हरिपुर की तंग गलियों पर बिखर चुकी थीं। धीरू अपने ठेले को ऐसे चमका रहा था मानो आज की भीड़ उसी की चमक से आने वाली हो। कड़ाही में छोले उबल रहे थे, खुशबू का जाल फैला रहे थे। उधर रमेश अपने ठेले पर चुपचाप था। पूरा ठेला सजा रखा था, लेकिन कोई ग्राहक का कदम उसकी ओर नहीं बढ़ रहा। एक दौर था जब मेरी दुकान पर कदम रखने की जगह न बचती थी। आज लगता है जैसे गांव वाले मुझे पहचानते ही नहीं। उसी वक्त शहर के दो दोस्त अजय और रोहन आया। अरे रोहन, सुना है इस गांव का सबसे लजीज नाश्ता धीरू के ठेले पर मिलता है। अजय और रोहन धीरू के ठेले की तरफ चल पड़े। अजय भाई, उधर तो जमकर भीड़ लगी दिख रही है। कितना इंतजार करें? ठीक कह रहा है, किसी और ठेले पर चलकर देखते हैं। रोहन की
आंखें दूर पड़े एक साफ और एकदम सुनसान ठेले से जा टकराई। देखो जरा, ठेला कितना साफ सुथरा है और खुशबू भी लाजवाब। चल, उधर चलते हैं। आइए भैया, अभी अभी बने छोले भटूरे चाहिए क्या? हमको 2 प्लेट चाहिए, भटूरे हवा से भरे भरे लगे। उसने झट से 2 प्लेट तैयार करवाकर एक एक करके दोनों के हाथों में दे दी। वाह भाई, खाना तो कमाल का है। वाह, खाना तो एकदम जबरदस्त है, पर सोचने वाली बात ये है कि यहाँ ठेला फिर भी खाली क्यों रहता है? क्या बताऊं साहब, उस धीरू ने कुछ ऐसा जादू कर दिया है कि गांव वाले मेरे ठेले को देखकर भी आगे बढ़ जाते हैं। आप लोग शहर से आए हो, इसीलिए बच गए, वरना आपके कदम भी सीधे उसी के ठेले पर पहुंच जाते। भाई, ये सब अंधविश्वास है। मेहनत करोगे तो ठेला फिर से चमकेगा। लेकिन धीरू दूर से सारी बातें सुन लेता है। वह तुरंत अपना ठेला समेटता है और सीधा जंगल की तरफ चल पड़ता है। चारों तरफ अंधेरा छा चुका था। जंगल की सरसराती हवा और तेज होती जा रही थी। धीरू पुरानी टूटी फूटी गुफा में दाखिल हुआ। अंदर से किसी मंत्रोच्चार की भयावह गूंज सुनाई दे रही थी। हवा में एक अजीब सी भारीपन की धुंध फैल रही थी। धीरू थोड़ी देर बाद भांफता हुआ बाहर पहुंचा। चेहरे पर पसीने की धारें बह रही थीं। सुबह होते ही अजय और रोहन फिर से नाश्ते के लिए बाहर निकल पड़े। पता नहीं क्यों, लेकिन आज भी धीरू के ठेले का ही ख्याल आ रहा है। हाँ भाई, कल तो कहाँ था भीड़ है, पर आज मन फिर भी उधर ही खींच रहा है। हंसी चेहरे पर लिए वे सीधा धीरू के ठेले की तरफ चलते हैं। अच्छा, अब ये भी उसी के जादू के शिकार बन गए। नाश्ता करके दोनों लौट ही रहे थे कि रास्ते में गांव के सरपंच से मुलाकात हो गई। कैसे हो आप दोनों? शहर वालों को हमारा गांव कैसा लगता है? गांव तो बहुत अच्छा लगा, बस एक बात समझ नहीं आई। कल हम रमेश के ठेले भर गए थे, लेकिन आज न जाने क्यों हमारे कदम खुद ब खुद धीरू के ठेले की तरफ मुड़ गए। अरे इसमें अजीब क्या, उसके छोले भटूरे का स्वाद ही ऐसा है कि लोग अपने आप खींचाते हैं। वे चुप तो हो गए, लेकिन उनके मन में एक ही सवाल गूंजता रहा। क्या स्वाद ही लोगों को खींचता है या धीरू के पास कोई छुपा हुआ रहस्य है? घर में अकेला बैठा रमेश मायूस था। तभी दरवाजा ठक ठक करता है। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, अजय और रोहन सामने मुस्कुराते दिखाई दिए। आप लोग मेरे घर पर आ गए, जरूर कोई बात है। आज तो पक्का पता चल गया भैया, धीरू कोई साधारण ठेला चलाने वाला नहीं है। जो सच्चाई आज सामने आई, उसके बाद किसी तरह का संशय नहीं रहा। क्या बात है, ऐसा क्या देख आए हो आप लोग? हमने देखा वो जंगल की ओर जा रहा था, हाथ में एक थैला दबाए। हो सकता है उसका राज वहीं छिपा हो। चलो आज ही पता लगाते हैं कि जादू है या कोई चाल। तीनों ने एक दूसरे की आंखों में देखा और फिर जंगल की तरफ चल दिए। चारों ओर गहरा सन्नाटा था, सिर्फ हवा की हू हू और पेड़ों की सरसराहट, और उस बीच एक अजीब सी मांस की तेज खुशबू हवा में फैल रही थी। रमेश भैया, आपको भी महसूस हो रहा है? मटन की महक आ रही है ना? मुझे तो लगता है ये मटन धीरू ही लाया होगा। इस सन्नाटे में मटन लाने वाला बस वही हो सकता है। तीनों आगे बढ़े। कुछ दूर चलने पर जंगल के बीचों बीच एक जर्जर गुफा दिखी। गुफा के भीतर से किसी इंसान की मंत्रोच्चार जैसी आवाजें आ रही थीं। अरे रमेश भैया, ये तो धीरू की आवाज है। मुझे अच्छा नहीं लग रहा, चलो वापस चलें। रोहन भैया, हिम्मत दिखानी पड़ेगी, चलो आगे चलते हैं। और तीनों हिम्मत जुटाकर धीरे धीरे गुफा के अंदर दाखिल हो गए। गुफा के अंधेरे में रमेश, अजय और रोहन के कदम अंदर जाते तो दिखे, लेकिन उसके बाद उनका कोई निशान नहीं मिला।
बाहर इंतजार करती दुनिया के लिए वे तीनों मानो गुफा के रहस्य में समा गए। अगली सुबह धीरू फिर अपना ठेला लगाकर वैसे ही तैयार खड़ा था, जैसे कुछ हुआ ही न हो। गांव वाले भी कुछ दिन बाद इस रहस्य को एक अनसुलझी पहेली मानकर अपने काम में लग गए। धीरू के ठेले पर फिर से भीड़ जुटने लगी, मानो सब कुछ पहले जैसा नॉर्मल हो गया हो। लेकिन गांव की फिजा में एक हल्की सी फुसफुसाहट हमेशा रही, एक ऐसा राज जो कभी खोला न जा सका।